हेलो। मैं अर्जुन कुमार क्लास 11 के लिए देखिए केमिस्ट्री क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमारा जो चैप्टर 1 होगा केमिस्ट्री के लिए वो देखिए क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर के अंदर में जो भी टर्म्स हैं वो सब के सब बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो केमिस्ट्री अच्छी तरह समझने के लिए, जानने के लिए उपयुक्त होता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। तो मोल कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ने के लिए हमको सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करनी होती है, देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट। काफ़ी नाम सुने होंगे आप क्लास 9 में भी, लेकिन क्या है कि क्लास 9 का जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल ही सीमित है, कॉन्साइज है। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11 में पहुंचते हैं तो वही ब्रॉडर व्यू में आपको पढ़ना पड़ता है। तो एटॉमिक मास यूनिट के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, कहता है कि दिस इज यूनिट टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। तो कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ एन एटम compared to the mass of 1/12 of the mass of one atom of C12 isotope। कहने का मतलब ये कि जब भी हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करेंगे तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट जो होगा किसी खास एटम को स्टैंडर्ड करके और उसका मास हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड मास कौन सा है, कार्बन 12 आइसोटॉप को स्टैंडर्ड स्केल के रूप में एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए लिया गया है। तो वहां पर आप देख लीजिए 1 AMU इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/12 द मास ऑफ C12। इसका मतलब है कि ये जो 1/12 द मास ऑफ C12 है ये 1 AMU की इक्वल टू है, जो यहाँ लिखा हुआ है 1/12 इंटू 12 इज इक्वल टू 1 AMU। और U, AMU तो जानते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है। और साथ ही साथ U जो होता है वो यूनिफाइड मास होता है, तो एक ही चीज है। तो अब देखिए जो भी हमारे पास में एटॉमिक मास अब तक मिलेंगे वो एटॉमिक मास इनफैक्ट क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40U, ये आपको टेबल में मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 40। तो देखिए यहां पर इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इट मीन्स 1 एटम ऑफ कैल्शियम is 40 times heavier than 1/12 the mass of C12 isotope। कहने का मतलब कि जितना यहाँ पर AMU रहेगा, एटॉमिक मास लिखा हुआ रहेगा, उतने ही टाइम्स जो है वो हेवियर हो जाएगा उसका 1 एटम, किससे, 1/12 द मास ऑफ C12 आइसोटॉप से। सिमिलरली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे हमने एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट कैल्शियम सेलेक्ट कर लिया, उसी तरह से लाखों कंपाउंड में से कोई भी कंपाउंड आप ले लीजिए। और आप जानते हैं कि सबसे कॉमन कंपाउंड क्या है, वाटर है, हम वाटर ही ले लेते हैं। तो वाटर का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए 18U होता है। कैसे भाई,
तो हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 16 हो जाएगा, तो 2 + 16 कितना होगा? 18U होगा। तो इट मीन्स 1 molecule of H2O is 18 times heavier than 1/12 the mass of C12 isotope। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास में आयंस होते हैं और कोई भी आयन हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, रिलेटिव आयनिक मास ऑफ सल्फेट आयन ले लेते हैं। बहुत है, सल्फेट आयन लीजिए, अमोनियम आयन लीजिए, कार्बोनेट आयन लीजिए, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कुछ भी आयंस के फॉर्म में अगर हो तो उसको हम लोग आयनिक मास लिख दें तो अच्छा होगा। तो रिलेटिव आयनिक मास ऑफ सल्फेट आयन क्या होगा? देखिए यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सल्फर के लिए 32 और 4 ऑक्सीजन के लिए 4 × 16 दैट इज 64 हो जाएगा। तो टोटल कितना होगा? 96U हो जाएगा। इट मीन्स 1 आयन ऑफ सल्फेट आयन is 96 times heavier than 1/12 the mass of C12 isotope। तो इस तरह से आप रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव आयनिक मास जान गए। इसके बाद जो हम लोग आते हैं वो आते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड और ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड क्या होता है? सिंपली आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला कि 9 में ये सब बिल्कुल लिमिटेड होता है, सीमित होता है। अब जो आप पढ़ेंगे वो काफी विस्तार में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड कैसे निकालेंगे? दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट होंगे उनके एटॉमिक मास को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसी को हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो इसीलिए आप बार बार रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। आप सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, फिर भी मैं लिख दिया हूं, C6H12O6। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो बताइए क्या होगा? 6 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो जाएगा, प्लस 12 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, प्लस 6 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये तो सारा चार्ट में दिया हुआ रहता है। तो 6 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, प्लस 12 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, प्लस 6 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो कुल मिलाकर के ये कितने कितने हो गए? 72 प्लस 12 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 180U। ठीक है। तो इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर मास आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल एडिशन तो है। देखिए कहीं एडिशन है, कहीं मल्टीप्लिकेशन है, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो आज से आप करते आ रहे हैं, 3, 4, 5 से ही करते आ रहे हैं। तो अब देखिए अब जो हमारा टर्म है ये 3 और स्पेसिफिक टर्म इसके बाद आता है। उसका नाम देखिए क्या क्या है। ये है ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। देखिए इसमें केमिस्ट्री में खास करके एलिमेंट और कंपाउंड और दूसरा कहिए आयनिक सब्सटेंस, तो 3 ही चीज है, एलिमेंट, कंपाउंड और आयनिक सब्सटेंस। अगर हम लोग पार्टिकल की बात करते हैं तो एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की बात करेंगे। बस इसे 3 पर ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब यहां पर एलिमेंट क्या सिलेक्ट कर लिया हमने? आयरन। आप जानते हैं कि आपके पास में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स है। कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। तो आयरन काफी कॉमन एलिमेंट है। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? ऐसे 56U होता है, लेकिन देखिए इसके पहले क्या ऐड किया हुआ है? ग्राम। तो इसीलिए कहता है कि U को आप ग्राम से रिप्लेस कर देंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन या फिर 1 ग्राम
एटम ऑफ आयरन एलिमेंट कितना हो जाएगा, 56 ग्राम होगा। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अब एलिमेंट के बाद कोई कंपाउंड ले लेते हैं। कंपाउंड में हमने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, काफी कॉमन कंपाउंड है। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो देखिए आप तुरंत कैलकुलेट कर लेंगे। C के लिए 12 हो गया और प्लस O2 के लिए कितना हो जाएगा, 32। तो 12 प्लस 32 44 हो गया। और ये भी हम लोग क्या कर देंगे, ग्राम में लिख लेंगे। तो कहने का मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास दिया रहेगा तब तो 44U हो जाएगा, लेकिन हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखे हैं, इसीलिए U को रिप्लेस कर देंगे किससे, ग्राम से। तो बहुत सिंपल सा चीज है। तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक आयन कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए आयन के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्राम आयनिक मास और 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। कहने का मतलब इसी के सिमिलर वे में हम लोग आयन्स के लिए क्या लिखते हैं, ग्राम आयनिक मास और 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस। अब आपके पास में ढेरों केटाइंस है, ढेर सारे एनाइंस है, तो हमने एक केटाइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और वो केटाइन क्या है, अमोनियम आयन है। तो अमोनियम आयन का देखिए क्या हो जाएगा, आयनिक मास 18U होता है, लेकिन ये है ग्राम आयनिक मास, इसीलिए ये हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम आयनिक मास भी जान चुके। अब आता है देखिए आपका जो टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम 1 मोल इक्वल टू वो जो कलेक्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ये बोल दें और बस चुप हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मोल का चाहिए, मोल के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए आपको। तो बताइए मोल आखिर है क्या। तो आप जानते हैं कि एसआई यूनिट का, एसआई सिस्टम का जो 7 बेसिक यूनिट्स है उसमें एक मोल भी आता है। और वो मोल किसके लिए आता है, तो ये आप जानते हैं कि मोल जो होता है वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को मेजर करने के लिए आता है। तो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम लोग एसआई यूनिट में किससे मेजर करते हैं, मोल जो टर्म लिखा हुआ है उससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो कहता है कि इस मोल का भी जो डेफिनेशन होगा वो कार्बन स्केल पर पहले डिफाइन करना होगा आपको। तो देखिए 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, उस सब्सटेंस में चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या कोई आयनिक सब्सटेंस हो, ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो कहता है कि 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू, देखिए यहां पर लिखा हुआ है किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप। तो यहां भी हम लोगों का जो स्केल है पहले का C12 आइसोटॉप को जो हमने स्टैंडर्ड स्केल माना है एटॉमिक मास के लिए, तो मोल के लिए भी हम उसी स्केल पर इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप्स जो होता है वो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस के इक्वल होता है। तो देयरफॉर 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हो जाएगा। एंड दिस वैल्यू वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय एवोगाड्रो, इसीलिए इसका नाम एवोगाड्रो नंबर भी आ जाता है। तो जिस तरह से आप 1 डजन में 12 आइटम्स देखते हैं, 1 डजन पेंसिल मतलब 12 पेंसिल,
1 डजन बुक्स का मतलब 12 बुक्स। उसी तरह से आप जानते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो नंबर होता है वो थोड़े से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा होता है ना, करोड़ों, अरबों, खरबों में होता है। तो बताइए उसको अगर हम लोग एक्सप्रेस करें कैलकुलेशन में तो कितना टीडियस कैलकुलेशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, मोल में एक्सप्रेस करके उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। अब अगर मान लीजिए आप 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट हो जाएंगे। अगर 1 मोल कोई कंपाउंड लेंगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड हो जाएंगे। और अगर कोई आयनिक सब्सटेंस अगर हम लोग ले लें 1 मोल तो वो क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हो जाएंगे। अब मान लीजिए इस तीनों के अलावे अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आप कितना बोलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। 1 मोल प्रोटॉन कितना होगा, तो फिर 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स बोल देंगे। अल्फा पार्टिकल बोलेंगे, बीटा पार्टिकल्स बोलेंगे। कहने का मतलब जो भी आपको 1 मोल लिखा हुआ होगा उतने ही, है ना, उसी के रूप में हम लोग पार्टिकल्स को एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टर्म आता है वो होता है मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम, जो मैं अभी अभी आपको बताता हूं। लेट मी इरेज इट, इसको मैं पहले साफ कर दूं आपके लिए और इसके बाद मैं आपको मोलर मास और बताइए मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देता हूं। इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होगा और वो एप्लीकेशंस ऑफ मोल में काम देगा। तो देखिए वो टर्म मैं लिखता हूं, ये है मोलर मास। क्या है, मोलर मास एंड मोलर वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम। ये जो आपका 2 टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए मोलर मास क्या होता है, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे मोलर मास। अब देखिए अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज जान लिया, बताइए। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास, ये अलग अलग है ना, जैसे एटम के लिए हो या मॉलिक्यूल के लिए हो या आयंस के लिए हो, वो जान चुके। अब देखिए ये जो मोलर मास है वो तीनों को सिंगल, है ना, अकेले जो है ये एक्सप्रेस कर देगा। तो कहने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए मोलर मास इज इक्विवेलेंट टू, बोलिए क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास को भी एक्सप्रेस कर सकता है, कहता है इक्विवेलेंट टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फिर इक्विवेलेंट टू ग्राम आयोनिक मास। ये तीनों को ये अकेले एक्सप्रेस कर देगा। अब से फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए यहां एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, बताइए कितना होता है, 14 U होगा, होता है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे
कि भाई इसका मोलर मास कितना होगा, बताइए। इसका अगर मोलर मास कोई पूछ दे तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होगा 14 ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा, 14 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो जब भी मोलर मास का यूनिट होगा तो वो किस में होगा, ग्राम पर मोल में होगा। उसी तरह से अगर आपको देखिए यहां पर लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, देखिए यहां पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 14 प्लस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 46 U। होगा कि नहीं होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर अगर मोलर मास कोई पूछे कि भाई इसका मोलर मास क्या होगा, तो मोलर मास ऑफ NO2 जो होगा वो सिंपली आप लिख देंगे 46 ग्राम पर मोल। ये याद रहना चाहिए आपको कि जब भी मोलर मास होगा तो वो ग्राम पर मोल में हो जाएगा और ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा। उसी तरह से कोई आयंस के लिए अगर कंसीडर करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आयनिक मास ऑफ, देखिए कार्बोनेटाइन CO3 2 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 12, अब प्लस कितना हो जाएगा 16 3 जा 48, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 U हो जाएगा। तो आपको मोलर मास अगर निकालना होगा, मोलर मास ऑफ CO3 2 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। होगा या नहीं। तो इस तरह से हम लोग मोलर मास के बारे में जानकारी ले लिए, ठीक है। और इसके बाद आपका जो आता है वो आता है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर मास का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ दे तो उसका डेफिनेशन आप क्या देंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मोलर मास का सिंपली आप यहां पर लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर मास बोलेंगे। तो देखिए मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आयनिक मास, तीनों को एक साथ एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल के लिए दे ही दिया, एक एटम के फॉर्म में दिया, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया और एक आयन के फॉर्म में दिया। तीनों एग्जाम्पल हम लोग ले लिए। अब जो आपका आता है वो आता है मोलर वॉल्यूम। तो जरा 1 मिनट में मोलर वॉल्यूम भी जान लीजिए। यह जो मोलर वॉल्यूम होता है ये मोलर वॉल्यूम फॉर गैसियस सब्सटेंस होता है। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस। अब गैसियस सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो सब्सटेंस गैस के फॉर्म में होगा उसी के लिए हम लोग मोलर वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड के लिए मोलर वॉल्यूम यूज नहीं होता है, वहां पर वॉल्यूम कम होता है, डोमिनेट नहीं करता है। तो इसीलिए इसको किस फॉर्म में हमको लेना है, गैसियस फॉर्म में। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस जो होता है वो होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस। जैसे यहां पर हमने लिख दिया मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, किसके लिए, मोलर मास के लिए। उसी तरह से मोलर वॉल्यूम के लिए लिख देंगे आप वॉल्यूम या स्पेस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस बोलते हैं। और अगर हम एसटीपी की बात करें तो एट एसटीपी या एनटीपी, जो आप नाम सुने होंगे क्लास 9 में भी, जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं, आपको हम याद दिला देंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन बोल सकते हैं। और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो आइदर 1 एटीएम ले सकते हैं या 1 बार भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बार और एटीएम में जो फर्क है वो बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है ना। जैसे 1 बार इज इक्वल टू होता है 0.987 एटीएम, तो दोनों लगभग क्या है, सेम है राउंड फिगर में। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, एंड 1 एटीएम प्रेशर या 1 बार प्रेशर पर, है ना, या 760 mm भी उसको बोल सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg। तो वो कितना होता है जरा देख लीजिए। तो एट एसटीपी और एनटीपी द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर, या फिर इसको मिलीलीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 22,400 मिलीलीटर होगा। बताइए, इतना में तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक जो मोल कॉन्सेप्ट है उसका आपने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट ले लिया, और इसको बार बार अगर आप जो है ना पढ़ लें तो हमेशा आपको आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये मोल जो है काम करेगा। आगे का टॉपिक भी हम आपको बताएंगे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, स्टोकियोमेट्री लेंगे इस चैप्टर में। तो सब जगह जो है आपको ये मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोल्स, जहां पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग मोल पर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू कि आपने अच्छी तरह से इसको देखा। थैंक यू वंस अगेन।